गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे बाजार के बारे में। हमने पूर्ण प्रतियोगिता का अध्ययन किया। आज हम देखेंगे अपूर्ण प्रतियोगिता। चूँकि वास्तविक जीवन में ना तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा ही दृष्टिगोचर होती है, ना ही एकाधिकार की स्थिति। यानी कंपटीशन के बिहाफ पर अगर हम देखें तो मार्केट जो होता है वह परफेक्ट कंपटीशन हमें रियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं दिखाई देता है, ना पूरी तरीके से मोनोपोली दिखाई देती है। बाजार जो होता है इन दोनों के बीच के अंदर होता है। इन दोनों के बीच की स्थिति में जो बाजार होता है उनके विभिन्न नाम हैं, उनको हम इसमें अध्ययन करेंगे। ये जो दोनों मार्केट है यानी परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली, ये दोनों चरम सीमाएं हैं। जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में प्रतिस्पर्धा बहुत ही ऊंचे दर्जे की प्रतिस्पर्धा होती है और मोनोपोली के अंदर प्रतिस्पर्धा का बिल्कुल ही अभाव होता है। तो ये दोनों चरम सीमाएं हैं। वास्तविक जीवन में जो हम देखते हैं मार्केट, वो इन दोनों के बीच का मार्केट होता है, जो कि अपूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत आता है। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता की दशाओं में से किसी भी दशा का अभाव होता है और न पूर्ण एकाधिकार की स्थिति होती है। जॉन रॉबिन्सन ने कहा है, अपूर्ण प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार की बीच की अवस्था है। इसमें हम क्या क्या मिलता है हमें? इसमें क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। अपेक्षाकृत किससे कम होती है? पूर्ण प्रतियोगिता से कम होती है। दूसरा, उत्पादन में एक रूपता का अभाव होता है, यानी जो भी प्रोडक्शन किया जा रहा है वह सिमिलर नहीं होता है। सभी प्रोड्यूसर अलग अलग जो वो प्रोडक्शन करते हैं उसमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी, कलर, साइज वगैरह इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है। तो आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएट सबसे ज़्यादा आपके अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मिलता है। क्रेता और विक्रेताओं को ना तो बाजार की पूर्ण जानकारी होती है, ना साधनों में पूर्ण गतिशीलता ही होता है। नेक्स्ट है, क्रेता और विक्रेताओं में वस्तु विशेष या व्यक्ति विशेष से लगाव व वरीयता हो सकती है। जैसा कि ऐसा हो सकता है कि आप बिस्किट में आपकी चॉइस हो सकती है कि आप पार्ले जी प्रेफर करते हैं या ब्रिटानिया प्रेफर करते हैं। तो ये क्रेता और विक्रेता का लगाव रहता है किसी वस्तु के लिए भी, और इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए वह अधिक पेमेंट करने के लिए भी तैयार रहता है। इन सब का क्या प्रभाव होता है? इन सब का प्रभाव ये होता है कि किसी फर्म या उत्पादक की वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार नहीं होती है, क्योंकि सभी जो सेलर होते हैं अपनी वस्तु को अलग दिखाने के लिए या स्पेशल दिखाने के लिए वह इसमें कुछ ना कुछ चेंज कर देते हैं, और इस चेंज की वजह से वह वस्तु की अलग कीमत लेने में सक्षम होते हैं, और इस कारण से जो इनका जो मांग वक्र होता है वह पूर्णतः लोचदार नहीं होकर लोचदार से कम होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे अपूर्ण प्रतियोगिता में जो मांग वक्र होता है वह गिरता हुआ मांग वक्र होता है, और इसका कारण क्या है इसका अभी हम इसमें अध्ययन करेंगे। अपूर्ण प्रतियोगिता के कारण, शर्त और विशेषताओं का अगर अध्ययन करें तो इस प्रतियोगिता के उत्पन्न होने के प्रमुख कारण निम्न हैं। पहला, अपूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। ठीक है, इस कारण क्या होता है कि कुछ विक्रेता या क्रेता अपनी पूर्ति या मांग की दशाओं को प्रभावित कर सकने में समर्थ होने से वस्तु की कीमत पर प्रभाव डाल सकते हैं। एक्चुअली में जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा फर्में करती हैं तो अगर एक फर्म भी बाहर निकल जाती है तो प्रोडक्शन के ऊपर इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, जो कि पूर्ण प्रतियोगिता में हम देखते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पर जो फर्मों की संख्या होती है वह बहुत ज़्यादा नहीं होती है, पूर्ण प्रतियोगिता के बराबर नहीं होती है। इस कारण से क्या है, जब वह थोड़ी सी फर्मों में भी से भी अगर कुछ फर्में निकल जाती है, उत्पादन करने से बाहर हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में जो दूसरी फर्में होती हैं वह कीमतों के द्वारा बार्गेनिंग कर पाती हैं। नेक्स्ट है, क्रेता और विक्रेताओं को बाजार की संपूर्ण स्थिति का ज्ञान नहीं होता है, और उनकी अज्ञानता के कारण ही वह वस्तु की जो कीमत होती है बाजार में एक सी ना होकर अलग अलग हो जाती है। वस्तु विभेद होता है, और ये वस्तु विभेद काल्पनिक भी हो सकता है या वास्तविक भी। काल्पनिक का मतलब ये हुआ कि ये हो सकता है कि उपभोक्ता के मन के अंतर्गत ही ये फीलिंग आ जाए कि भाई ये वस्तु कुछ अलग है, और नॉर्मली ये भी हो सकता है कि रियल में ही उस वस्तु की साइज, कलर, रूप, रंग में डिफरेंस कर दिया जाए। इसी प्रकार से
वस्तु के गुणाकार, वजन, पैकिंग आदि में परिवर्तन हो सकता है। साख की सुविधाओं के कारण परिवर्तन आ सकता है। विक्रेताओं की स्थिति के कारण हो सकता है। क्रेता और विक्रेताओं के पारस्परिक व्यवहार के कारण, विज्ञापन प्रचार द्वारा किसी वस्तु विशेष के बारे में प्रतिद्वंदियों की वस्तु की तुलना में श्रेष्ठतर बताना हो सकता है। अलग अलग ट्रेडमार्क, ब्रांड, लेबलिंग आदि। यातायात व्यय का ऊंचा होना, जबकि क्रेता और विक्रेताओं में समीपता का अभाव हो। क्रेता और विक्रेताओं में सुस्ती, लापरवाही अथवा व्यक्तिगत वरीयता के कारण अपूर्ण प्रतियोगिता को जन्म मिलता है। अब हम बात करते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता के विभिन्न रूप की। अपूर्ण प्रतियोगिता में हमें निम्न 3 प्रकार के रूप मिलते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, देयाधिकार यानी डिओपोली, और ओलिगोपोली मार्केट। एकाधिकारी। अब हम बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। तो इसका विचार सर्वप्रथम प्रोफेसर चैम्बरलिन ने प्रस्तुत किया था। ये कहते हैं कि ना तो वास्तविक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता होती है, ना विशुद्ध एकाधिकार। स्थिति इन दोनों के बीच की होती है। और यह कौन सी प्रतियोगिता होती है? यह अपूर्ण प्रतियोगिता की वह प्रमुख स्थिति है जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार दोनों के कुछ कुछ तत्वों का समावेश होता है। क्रेता और विक्रेताओं में प्रतिस्पर्धा होते हुए भी वह पूर्ण नहीं होती। वस्तुओं में लगभग समानता होते हुए भी वह एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती। क्रेता और विक्रेताओं में वस्तु विशेष के प्रति लगाव या मोह होता है। अतः बाजार में विक्रेता अपनी समरूप या लगभग समरूप वस्तुओं के भिन्न भिन्न मूल्य वसूल करने में सफल होते हैं। इस प्रकार एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता अपूर्ण प्रतियोगिता का वह रूप है जिसमें क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, पर वे अपनी वस्तुओं में विभेद के द्वारा अपने ग्राहकों में अपनी अपनी वस्तु के प्रतिद्वंदियों की वस्तु की तुलना में श्रेष्ठतर का विचार बिठा देते हैं। ये विभेद वास्तविक भी हो सकता है, जैसे कि वस्तु के गुण, वजन, आकार, रंग, रूप, पैकिंग आदि में अंतर, या इसके अलावा विज्ञापन करने के तरीके में भी अंतर की वजह से हो सकता है कि कस्टमर किसी वस्तु को ज़्यादा खरीदना प्रेफर करे। तो एडवर्टाइजमेंट का इस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और वस्तु विभेद काल्पनिक भी हो सकता है कि ये कस्टमर के मन में ही ये चीज़ आ जाए कि ये वस्तु ज़्यादा अच्छी है बजाय दूसरी वस्तु के। इस वस्तु विभेद के परिणाम स्वरूप एकाधिकारी प्रतियोगिता में प्रत्येक उत्पादक या विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी की समरूप या लगभग समरूप वस्तुओं की तुलना में अपनी वस्तु को अपेक्षाकृत अधिक कीमत में बेचने में समर्थ हो जाता है। अतः एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत विक्रेता की वस्तु का मांग वक्र ऋणात्मक ढाल होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं OH अक्ष पर वस्तु की मात्रा ली है, OY अक्ष पर कीमतें हैं। यहाँ जो यहाँ मांग वक्र है जो कि औसत आगम वक्र भी कहलाता है, ये आप देख सकते हैं। जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता में ये बिल्कुल हॉरिजेंटल होता था, यहाँ ये हॉरिजेंटल नहीं होगा, हॉरिजेंटल से थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता हुआ रहेगा और इससे जस्ट नीचे इसका MR कर्व जाता हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये अंतर आप ध्यान रखना है आपको पूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में व्यक्तिगत विक्रेता एवं फर्म का मांग वक्र AD है जो कि ऋणात्मक ढालू है, अर्थात अगर वह अपनी वस्तु की अधिक मात्रा बेचना चाहता है तो उसे मूल्यों में कमी करनी ही होगी, तभी जाकर वह वस्तु की अधिक मात्रा बेच सकता है। और इसी के अनुरूप सीमांत आय वक्र भी होगा जो कि उससे अधिक ढालू होता है। एकाधिकारी प्रतियोगिता की अगर विशेषताओं की बात करें, चूँकि इसमें क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि वह पूर्ण प्रतियोगिता की भांति हो जाए। वस्तु विभेद पाया जाता है, इसलिए एकाधिकारी तत्व यहाँ पर समावेश में रहता है। आप ये ध्यान रखना है आपको कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएट के कारण ही हर प्रोड्यूसर अपनी वस्तु के उत्पादन में मोनोपोली होता है। जैसे हम साबुन का उदाहरण लेते हैं, लक्स, लाइफ बॉय, जो निरमा, कितने सारे साबुन की डिफरेंट वेराइटीज़ हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हर एक फर्म अपने वस्तु के प्रोडक्शन के मामले में मोनोपोली भी है। इस वजह से आप देखिए कि इनकी वस्तुओं की कीमतों में डिफरेंशिएट होता है। ठीक है, अलग अलग कीमतें वसूल कर लेता है प्रोड्यूसर। और अगर कुछ वस्तुएं सेम भी, ये साबुन अगर सेम भी होता है तो वो इसके पैकिंग में डिफरेंस करके कीमतों में डिफरेंस पैदा कर लेते हैं।
तो वस्तु विभेद पाया जाता है। तीसरा है फर्मों के प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्वतंत्रता तो होती है, लेकिन ये पूर्ण प्रतियोगिता के मुकाबले कम होती है। ऐसा ही नहीं है कि सभी फर्में, कोई भी फर्म आएगी और एंटर कर पाएगी, ऐसा नहीं होगा। अगर मान लीजिए लट्स साबुन है तो कोई दूसरी फर्म लट्स का प्रोडक्शन नहीं कर सकती है, क्योंकि वो किसी और फर्म के द्वारा उत्पादित किया जा रहा है। तो फर्में साबुन की मार्केट में प्रवेश तो कर सकती है, लेकिन उन्हें अपना खुद का नया ब्रांड लेके आना होगा। वह पहले से प्रचलित ब्रांड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो स्वतंत्रता तो होती है कि आप एंटर तो कर सकते हो, लेकिन इतनी भी नहीं जितनी कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत होती है। यही कारण है कि अल्पकाल में विक्रेताओं को एकाधिकारी लाभ मिलता है, परंतु दीर्घकाल में नई फर्मों के प्रवेश से केवल सामान्य लाभ ही रह जाता है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा केवल मूल्यों पर आधारित न होकर गैर मूल्य प्रतियोगिता भी होती है। गैर मूल्य प्रतियोगिता का मतलब क्या है? जिसका मूल्य से कोई संबंध नहीं है। यानी यहाँ पर प्रतियोगिता कीमतों के आधार पे नहीं होती है। यहाँ पे प्रतियोगिता होती है जैसे वस्तु का गुण क्या है, कैसे उसको सेल कैसे किया जा रहा है, इसके अलावा सुविधाएं कैसी मिल रही है, विज्ञापन कितना अच्छा किया जा रहा है, ये इन सब के ऊपर कंपटीशन होता है। आप देखेंगे कि कभी भी ऐड आप देखते हैं तो आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा ऐड में कभी साबुन का ऐड आ रहा है, कभी लक्स का, कभी ब्रिटानिया, अलग अलग ऐड आ रहे हैं। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा जोर दिया जाता है ताकि बिक्री हो सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में मूल्य प्रतियोगिता नहीं होती है, गैर मूल्य प्रतियोगिता होती है। ये क्वेश्चन का आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि गैर मूल्य प्रतियोगिता या गैर कीमत प्रतियोगिता किस मार्केट की विशेषता होती है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। इस प्रकार एकाधिकारी प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता के सर्वाधिक निकट अपूर्ण प्रतियोगिता की एक मुख्य किस्म है। इसलिए कहा जाता है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता अपूर्ण प्रतियोगिता का न्यूनतम अपूर्ण रूप है। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज सेड टू बी द लीस्ट इम्परफेक्ट फॉर्म ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट है देहाधिकार या दी अल्पाधिकार। देहाधिकार अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें वस्तु के केवल दो ही प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है, दो ही प्रोड्यूसर संपूर्ण मार्केट में जो सप्लाई को नियंत्रित करते हैं और दोनों ही एक ही वस्तु का उत्पादन करते हैं। लगभग वस्तुएं समान होती हैं और जब दोनों विक्रेता एक ही प्रकार की वस्तु का विक्रय करते हैं तो उसे विशुद्ध देय अधिकार कहा जाता है। देय अधिकार में भी प्रत्येक विक्रेता का मांग वक्र ऋणात्मक ढालू होता है। देय अधिकार और अल्पाधिकार के बीच में केवल डिग्री का अंतर होता है। अल्पाधिकार में विक्रेताओं की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा होती है, यानी थोड़ी सी ज़्यादा से मतलब क्या हुआ कि 2 से अधिक और 10 से कम, अगर हम मानते हैं ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू। अल्पाधिकार में विक्रेता थोड़े होते हैं, पर देय अधिकार में विक्रेता की संख्या केवल 2 ही रह जाती है। अतः यह अल्पाधिकार की सरलतम स्थिति तथा एकाधिकार की निकटतम स्थिति होती है। दी अल्पाधिकार स्थिति में मूल्य निर्धारण में दोनों विक्रेताओं में परस्पर निर्भरता रहती है। दोनों में अल्पाधिकार की भांति कीमत में स्थायित्व की प्रवृत्ति रहती है और यथासंभव समझौते द्वारा बाजार को बांटकर अलग अलग बाजारों में एकाधिकारी के रूप में मूल्य निर्धारित करते हैं ताकि उन्हें अधिकतम लाभ मिले। फिर भी इनको एक दूसरे से डर बना रहता है, अतः वे एक समूह के रूप में कीमत घटा बढ़ाकर लाभ कमाने की चेष्टा करते हैं। एक्चुअल में चूंकि ये प्रोड्यूसर सिर्फ 2 ही रहते हैं अपने उत्पादन के क्षेत्र में, तो इसलिए कंपटीशन इन 2 के बीच में रहता है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि ये मार्केट को डिवाइड कर लेते हैं। फिर भी इनके बीच में डर रहता है कि सामने वाले ने अगर कीमत कम कर दी तो लाभ वो लेके चला जाएगा। तो इसलिए इनमें ये जो डर होता है, इस डर के कारण कीमतों में कमी की टेंडेंसी रहती है। नेक्स्ट है अल्पाधिकार। अल्पाधिकार वह अपूर्ण प्रतियोगिता का वह रूप है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु के पूर्तिकर्ता और विक्रेताओं की संख्या बहुत कम होती है। अल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें बहुत ही थोड़े प्रोड्यूसर होते हैं। जैसे अगर हम भारत में लोहा इस्पात उद्योग को देखें तो इसमें कितने हैं लोहा इस्पात उद्योग में प्रोड्यूसर कितने हैं? जैसे टाटा स्टील कंपनी है,
हिंदुस्तान स्टील कंपनी है, बोकारो स्टील कंपनी है और मैसूर स्टील कंपनी है। तो ये क्या है, 2 से अधिक हो गए, इसलिए ये अल्पाधिकार के अंतर्गत आ गए। और ओलिगोपोली का जो ये शब्द है, आप अगर इस शब्द की बात करें ओलिगो, इसका मतलब होता है फ्यू। और फ्यू को अगर हम सही शब्दों में इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इंग्लिश में इसका वर्जन देखते हैं, तो कुछ इसका मतलब होता है कुछ। और कुछ में हम लेते हैं, जैसे कि डियोपोली में हमने 2 ले लिया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ 2 से तो अधिक होगी। और चूंकि यह मोनोपोलिस्टिक तो हो नहीं सकता, और मोनोपोलिस्टिक में तो परफेक्ट कंपटीशन से ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब है कि 2 से अधिक लेकिन 10 से कम। ये आपके ओलिगोपोली मार्केट की विशेषता होती है। अल्पाधिकार के कई रूप हो सकते हैं, जैसे कि अल्पाधिकार में, अच्छा एक चीज़ इसमें एक और है कि इसमें वस्तुएं समरूप भी हो सकती है और वस्तु विभेद भी पाया जा सकता है। अल्पाधिकार के कई रूप हो सकते हैं, जब सभी फर्में जिनकी संख्या थोड़ी होती है एक ही समान वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे विशुद्ध अल्पाधिकार कहा जाता है। दूसरा, जब प्रत्येक फर्म द्वारा अलग वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो उसे विभेद अल्पाधिकार कहा जाता है। जब विक्रेताओं में पारस्परिक निर्भरता एवं पूर्ण संबंध रहता है, मूल्य, उत्पादन और बाजार के मामले में सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं, तो उसे सामूहिक अल्पाधिकार यानी कलेक्टिव ओलिगोपोली कहते हैं। जब थोड़े विक्रेताओं के मध्य भी पारस्परिक संबंध एवं निर्भरता कम रहती है तो इस स्थिति को आंशिक अल्पाधिकार यानी पार्शियल ओलिगोपोली कहा जाता है। लास्ट है पूर्ण अल्पाधिकार, कंप्लीट ओलिगोपोली। यह वह स्थिति है जिसमें विक्रेताओं में पारस्परिक समझौते के आधार पर पूर्ण संबंध रहता है। इन सब विभिन्न स्थितियों में वस्तु की कीमत तथा उत्पादन की मात्रा का निर्धारण अलग अलग होता है। आगे हम देखते हैं अल्पाधिकार की विशेषताएं। देखिए, अल्पाधिकार में विक्रेता और उत्पादक थोड़े ही होते हैं, जिसका कि हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि इसमें जो विक्रेता होते हैं इनकी संख्या थोड़ी होने से प्रत्येक उत्पादक या विक्रेता के पास वस्तु की कुल पूर्ति का एक बड़ा भाग होता है। अतः प्रत्येक पूर्ति से बाजार मूल्य को प्रभावित करने में समर्थ होता है। इन विक्रेताओं की नीतियां या क्रियाएं एक दूसरे को प्रभावित करती है, अतः वह परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ये कहा जा सकता है कि अल्पाधिकार उस समय उपस्थित हो जाता है जब विक्रेताओं की संख्या इतनी कम होती है कि फर्म अल्पाधिकार उस समय जब फर्म की क्रियाओं का दूसरी फर्म की क्रियाओं पर स्पष्ट एवं महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। अतः एक अल्पाधिकारी उद्योग की सभी फर्में एक ही नाव में होती है। अगर कोई भी फर्म नाव को झटका देती है तो दूसरी फर्म भी प्रभावित होती हैं। एक्चुअली में चूंकि इसमें फर्मों की संख्या कम होती है, इसलिए कोई भी एक फर्म में कुछ भी काम करती है तो दूसरी फर्म उससे प्रभावित होती ही होती है। अल्पाधिकार में वस्तु समरूप भी हो सकती है, वस्तु विभेद भी हो सकता है। फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन कठिन होता है। थोड़ा कठिन इसलिए है क्योंकि जब संख्या कम हो गई है फर्मों के बीच में, तो सीधी सी बात है एंट्री और एग्जिट पर दूसरी फर्मों के द्वारा पाबंदी भी लगाई जाएगी। नेक्स्ट है पारस्परिक निर्भरता एवं मूल्य नियंत्रण की प्रवृत्ति। फर्मों की पारस्परिक निर्भरता के कारण कीमत युद्ध प्राइस वॉर से बचने के लिए अल्पाधिकारी बाजार में प्राय सभी फर्में किसी न किसी प्रकार से समझौते या गुप्त संधि करती है। सभी फर्में एक समूह के रूप में कीमतें घटाती बढ़ाती है और सामान्यतः स्थायित्व की प्रवृत्ति रहती है, क्योंकि अगर एक फर्म मूल्य घटाती है तो दूसरी फर्म भी मूल्य घटाएगी और यह क्रम अगर चलता रहे तो कीमत युद्ध के कारण सभी को क्षति उठानी पड़ेगी। अतः इस संकट से बचने के लिए सभी फर्में चाहती है कि कीमतों में बार बार परिवर्तन ना हो। विक्रय संवर्धन क्रियाएं तथा विज्ञापन। अल्पाधिकार फर्में मूल्य प्रतिस्पर्धा को त्याग कर वस्तु की गुण स्पर्धा को आधार बनाती हैं। वह एक अधिकाधिक क्रेताओं को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन सुविधाएं अन्य विक्रय संवर्धन क्रियाओं का सहारा लेती हैं। यही कारण है कि विक्रेता वस्तु के गुणों, डिजाइन आदि पर अनुसंधान करते हैं, विज्ञापनों पर व्यय करते हैं। अल्पाधिकार में व्यक्तिगत फर्म की कीमत नीति की अन्य फर्मों में प्रतिक्रिया होती है। एक फर्म द्वारा मूल्य घटाए जाने के पूर्व दूसरे विक्रेताओं की उस कमी से होने वाली प्रतिक्रिया का अनुमान लगाने का प्रयास किया जाता है। अल्पाधिकार में इसी कारण व्यक्तिगत फर्म का मांग वक्र विंकोचित किंक होता है। जैसा कि
इस आप डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में यहाँ पर जो आपको डिमांड कर्व दिख रहा है ये क्या है, यहाँ तक तो ये टी पॉइंट तक तो सीधा क्या है आपका लोचदार है, और इस टी पॉइंट के बाद में ये थोड़ा सा ढालू हो जाता है। यानी मांग वक्र की शेप कैसे जा रही है, ऐसे जाके इस तरीके से। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कहलाता है किंक। किंक डिमांड कर्व की विशेषता किसमें पाई जाती है, ओलिगोपोली मार्केट में। और इस किंक के कारण अगर यहाँ ये तो हो गया डिमांड कर्व, जो कि औसत रेवेन्यू कर्व भी कहलाता है। इस औसत रेवेन्यू कर्व से संबंधित जो आपका एमआर कर्व होगा, वो एमआर कर्व भी आपका इस शेप में यानी विखंडित होगा, इस शेप में होगा आपका। किंक के स्थान पर ये इस तरीके से विखंडित सा शेप होगा, ये डॉट डॉट जाता हुआ रहेगा। तो ये कहलाता है आपका एमआर कर्व, जो कि विखंडित होता है आपके ओलिगोपोली मार्केट के अंतर्गत। और ओलिगोपोली मार्केट में आप इसमें प्राइस रिजिडिटी भी प्राप्त करेंगे। प्राइस रिजिडिटी का मतलब क्या है, कीमत स्थायित्व रहेगी यहाँ पर। कीमत स्थायित्व जैसे कि ये एआर कर्व हो गया, इस एआर कर्व से संबंधित आपका ये एमआर कर्व हो गया, ठीक है। फर्म का संतुलन कहाँ होता है, फर्म का संतुलन वहाँ होता है जहाँ एमआर बराबर एमसी होता है। तो जो एमसी कर्व होता है आपका, ये जो विखंडित पोर्शन है, इस विखंडित पोर्शन से ही गुजरता है। अब जब जैसे ही एमसी कर्व आपके इस विखंडित पोर्शन से गुजरता हुआ जाएगा, तो चूँकि ये जहाँ भी जाएगा ये आपके ये किंक पर ही रुकेगा। तो यानी कीमतें हमेशा किंक पे ही रुकेगी, यानी कीमत स्थायित्व की स्थिति हमें यहाँ पे प्राप्त होगी, और आउटपुट का डिटर्मिनेशन इस प्रकार से होगा। तो किंक डिमांड कर्व किसकी विशेषता है, ओलिगोपोली मार्केट की। प्राइस वार सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, ये भी ओलिगोपोली मार्केट में ही पाया जाता है। अब अगर मान लीजिए ये जो आपका जो कीमतें हैं, ये मैंने जैसा कि आपको बताया कि कीमतें पी पॉइंट पे यानी जैसे ओपी कीमत ये दृढ़ हो जाएगी। अब अगर मान लीजिए सीमांत लागत बढ़ जाती है, MC1 से MC2 हो जाती है, तो भी चूँकि सीमांत लागत अगर वहाँ पे भी बढ़ जाती है तो भी कीमतें ओपी ही रहेगी। इस प्रकार कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे सीमांत लागत आपके गिरती है या बढ़ती है। तो ये आपका ओलिगोपोली मार्केट के बारे में हमने पढ़ा है। इसमें आप ये देखिए कि किस प्रकार से ये जो एमसी कर्व है, ये टिंट वाले पॉइंट पे ये जो डॉट डॉट पॉइंट है, इसमें ही आपका एमसी कर्व गुजरता हुआ जाता है। और जैसे यहाँ से जब हम सीधे रेखा खींचेंगे तो ये एआर कर्व के इस टिंट वाले पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करेगी, स्पर्श करेगी, और यहाँ से आपकी कीमतें डिसाइड हो जाएगी। तो इस प्रकार कीमत स्थायित्व कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है आपके ओलिगोपोली मार्केट में। प्राइस वॉर कहाँ होती है, ये भी ओलिगोपोली मार्केट में होती हैं, और यहाँ पर कीमत स्थायित्व रहता है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने अपूर्ण प्रतियोगिता के विभिन्न रूपों को पढ़ा और ओलिगोपोली मार्केट के बारे में भी समझा। ये वीडियो इतना ही है, धन्यवाद।